दोस्तों, आपने इस वीडियो के पार्ट 1 में मंगोलिया की 99.7% खाली होने के पीछे ज्योग्राफिकल रीजंस को जाना। इस पार्ट में हम मंगोलिया के खाली होने के पीछे दूसरे रीजंस को जानेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, सो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मंगोलिया के 99.7% खाली होने के पीछे जो दूसरा रीजन है, जो इसकी इन जनरल पॉपुलेशन ही कम है। माजी में मंगोलिया की पॉपुलेशन का 18% पॉपुलेशन वार होने की वजह से एक ही झटके में ख़त्म हो गया था और इससे बाद से लेकर अब तक मंगोलिया की पॉपुलेशन कभी भी तेज़ी से नहीं बढ़ सकी। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1200 से, जब मंगोलिया आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। वो कुछ इस तरह दिखता था। उस वक्त चंगेज़ खान का राज हुआ करता था। मंगोलियन सल्तनत का फैलाव पैसिफिक ओशन से लेकर कैस्पियन सी और रूस से लेकर तिब्बत तक फैला हुआ था। उसी वक्त रशियन साउदर्न के कुछ पार्ट्स में मंगोलियन सल्तनत का राज हुआ करता था, लेकिन चंगेज़ खान की मौत के बाद ये पूरा इलाका मंगोल सल्तनत के खानों को इसके अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर लिया, यानी खनातों में बांट दिया। जो मौजूदा मंगोलिया उस पर राज करने लगी जुंगार डायनेस्टी। उसी दौरान हुआ ये कि चंगेज़ खान के राज में आम मंगोलियन ने इतनी सारी जंगें देखी थी, अब ये सिर्फ और सिर्फ खामोशी और सुकून चाहते थे। उसी दौरान इंडिया से बुद्धिज़्म सेंट्रल एशिया में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था और साल 1271 में मंगोलिया तक पहुंच चुका था। कुछ ही सालों में मंगोलियन बुद्धिज़्म अपनाने लगे और पूरे मंगोलिया में एक वक्त पूरी तरह से खामोशी का माहौल बन चुका था। लेकिन ये ज़्यादा अरसा ना चला। साल 1687 में कहानी में एंट्री होती है चिंग डायनेस्टी की। ये मंगोलियन के खून के प्यासे थे। वो इसलिए कि चंगेज़ खान ने इनकी ज़मीनों पर कब्जा करके इनके ऊपर राज किया था और ये किसी भी हालत में मंगोलियन से अपना हिसाब पूरा करना चाहते थे। साल 1687 में चिंग डायनेस्टी ने अपना बदला लेने के लिए जुंगार डायनेस्टी को ओपन चैलेंज दे दिया। इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर पूरे साउथ ईस्टर्न मंगोलियन पर कब्जा भी कर लिया। तो ये जुंगार डायनेस्टी के लिए सीधे सीधे जंग की ललकार थी। ना चाहते हुए भी जुंगार डायनेस्टी को चिंग डायनेस्टी से जंग करना पड़ी, लेकिन क्योंकि चिंग डायनेस्टी काफ़ी तैयारी और कॉन्फिडेंस से आई थी, इन्होंने इस जंग में जुंगार डायनेस्टी को बुरी तरह से हरा दिया। मतलब इतने बुरे तरीके से हराया कि 18% मंगोलियन यानी 10 लाख में से 8 लाख मंगोलियन जान से हाथ धो बैठे। ये मंगोलियन तारीख का बुरा तरीन दौर था, जिसको आज वहाँ पर 1687 जुंगार जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से चिंग डायनेस्टी ने पूरी तरह से मंगोलियन पर कब्जा भी कर लिया और वहाँ पे 200 सालों तक राज किया। जैसा कि हमने देखा कि बुद्धिस्ट के मंगोलियन में इन्फ्लुएंस की वजह से पुराने मंगोलियन के लोग बड़ी तादाद में मारे गए थे, लेकिन इसके बाद कुछ ही सालों में मंगोलियन की कहानी में एक और नया ट्विस्ट आया, बुद्धिज़्म। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पहले ही मंगोलिया में फैल चुका था, लेकिन अर्ली 20वीं सेंचुरी आते आते ये मज़हब इतना प्रोमिनेंट हो गया कि अब इसी मज़हब की वजह से वहाँ की आबादी का डाउनफॉल शुरू हो गया। ये मंगोलियन के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। सिर्फ इस एक मज़हब की वजह से मंगोलिया में एक वक्त ऐसा आ गया था जब वहाँ पर 3 मंगोलियन में से एक मंगोलियन शादी ही नहीं कर रहा था। प्लस हमने ये भी देखा कि इस एक वार की वजह से मंगोलियन की 18% आबादी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन इनको पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन तो चाहिए था। उस टाइम एंट्री होती है यूएसएसआर की, जो मंगोलिया की आबादी के लिए ब्लेसिंग साबित हुई। लेकिन आखिर कैसे? जाहिर है यूएसएसआर को मंगोलिया से कुछ लेना देना तो नहीं था। यूएसएसआर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि इसका मंगोलिया में इकोनॉमिक फ़ायदा छुपा हुआ था। चलिए उस वक्त के बैकग्राउंड को समझते हैं, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। पहले हमने इतना जाना है कि चिंग डायनेस्टी ने जुंगार डायनेस्टी को हराकर मंगोलिया पर राज करना शुरू कर दिया था, लेकिन इनका राज 1921 तक ही चला, क्योंकि इसके बाद चिंग डायनेस्टी का सामना हुआ द माइटी सोवियत एम्पायर से, जो उस दौरान कोशिश कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों में सोशलिज्म फैलाने की। इसका अगला निशाना था मंगोलिया, लेकिन यूएसएसआर की इस मकसद के बीच में आ रही थी चिंग डायनेस्टी। दोनों ने चिंग डायनेस्टी को हटाने के लिए मंगोलियन को हर लेवल पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया, चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो या मिलिट्री सपोर्ट हो, दोनों तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूएसएसआर ने मंगोलिया को चिंग डायनेस्टी से लड़ने के लिए वेपन्स तक देना शुरू कर दिए। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मंगोलियन के अंदर लड़ने का जज्बा पैदा हुआ और मंगोलियन ने ताकत और यूएसएसआर की सपोर्ट से
चिंग डायनेस्टी को उठाकर बाहर फेंक दिया और फिर मंगोलिया आज़ाद हो गया। मंगोलिया तो आज़ाद हो गया, लेकिन यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस मंगोलिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया, जो सही मायनों में यूएसएसआर चाहता था। लेकिन असल में तो यूएसएसआर मंगोलियन में सोशलिज्म वगैरह फैलाने के लिए इतनी मेहनत तो नहीं कर रहा था। इसके पीछे, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि यूएसएसआर का इकोनॉमिक फ़ायदा छुपा हुआ था। ये वही दौर था जब यूएसएसआर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था और इसे सपोर्ट करने के लिए मंगोलिया से इसे चीप लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। अपनी इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मंगोलियन को आज़ादी दिलाने के बाद अपनी पपेट गवर्नमेंट मंगोलियन पीपल्स पार्टी बना दी। अब क्योंकि ये प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट थी, इन्होंने इनकी मदद करने के लिए अपने मुल्क में बहुत सी पॉलिसीज़ लागू करना शुरू कर दी। ऐसी पॉलिसीज़ जिससे वहाँ पर बच्चे पैदा करने के लिए मोटिवेट हों, ताकि यूएसएसआर को वहाँ से ज़्यादा लेबर मिल सके। इन्होंने मंगोलिया पर नैरेटिव इतना फैला दिया कि मंगोलियन औरतों को बच्चा पैदा करना नेशनल ड्यूटी बन चुकी थी और जिन पेरेंट्स के ज़्यादा बच्चे थे, इनको गवर्नमेंट की तरफ से मैटरनल ग्लोरी नाम का कैश फंड और कई केसेस में तो पूरा घर ही इंसेंटिव में दिया जाता था। और साथ हर साल मंगोलियन को ऑल एक्सपेंसिव पेड एनुअल वेकेशन तक दी जाती थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चे पैदा करें। साथ ही वहाँ पर जो गैर शादीशुदा थे और जिनके बच्चे नहीं थे, इन पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे पैदा करें। डेफिनेटली इन स्टेप से ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से मंगोलियन में बर्थ रेट में लाखों में डिफरेंस आने लगा। उसी दौरान यूएसएसआर की सपोर्ट से हेल्थ सेक्टर और फूड सिक्योरिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लग गई। यूएसएसआर के आने से मंगोलियन का काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, लेकिन असल सच्चाई तो ये थी, एक तरफ यूएसएसआर इनके लिए मेहरबानियाँ कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पीठ पीछे छुरा घोंप रहा था। यूएसएसआर ने 1921 और 1939 के दौरान जोसेफ स्टैलिन की लीडरशिप में मंगोलिया के हज़ारों बुद्धिस्ट जान से मार दिए। उसी दौरान 1000 से ज़्यादा मोनेस्ट्री और इनके टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर दिए। अब ज़रा सोचिए, जिस कंट्री को मंगोलिया से चीप लेबर मिल रहा था, उसी कंट्री के बुद्धिस्ट को क्यों मार रही थी? इसके पीछे भी वही रीज़न था, मंगोलिया से चीप लेबर, जो बुद्धिज़्म की वजह से ख़तरे में पड़ रहा था, क्योंकि बुद्धिज़्म काफ़ी तेज़ी से वहाँ फैल रहा था, जिसकी वजह से 3 में से 1 मंगोलियन शादी ही नहीं कर रहा था। अब ये चीज़ यूएसएसआर की मंगोलिया में बर्थ रेट बढ़ाने वाली पॉलिसी के खिलाफ जा रही थी। इसीलिए रशिया ने बुद्धिस्ट को मारना शुरू कर दिया था, ताकि मंगोलिया में बुद्धिज़्म और ना फैले और यूएसएसआर को लेबर मिलते रहें। लेकिन आखिर काफ़ी टाइम बाद 1991 में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद ही मंगोलिया को राहत मिली और इसके बाद ही सोवियत यूनियन की इस मुल्क में दखल अंदाजी फिर कम होने लग गई। ये थी मंगोलिया की हिस्ट्री, जो काफ़ी यूनिक है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें आप मंगोलिया के 99.7% खाली होने के पीछे ज्योग्राफिकल रीजंस को भी जान सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भरपूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।